हाँ जी, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, इससे पहले की जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड की थी उसमें क्या क्या चीजें बताई थी हम लोगों ने कि भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, भ्रूणपोष किस प्रकार से बन रहा है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। सेकंड हमने बात की बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो एक फीमेल पोर्शन आप लोग जब फ्लावर के अंदर बनाते हैं, वापस हम रेंडमली इसको क्लियर कर रहे हैं ताकि लिंक जुड़ जाएगा। जब हम लोग फ्लावर पोर्शन बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अंडाशय वाला पोर्शन बनता है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या होता है, पुष्प व्रंत होता है और अंदर की तरफ एक बीजांड संरचना होती है, ठीक है। बीजांड होगा, इसके अंदर भ्रूणकोश होगा जिसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं, 8 कोशिकाएं। तो जब भ्रूण और भ्रूणकोश हम लोग पढ़ चुके हैं, बीज किस प्रकार से बनेगा तो हम लोगों ने पुरानी वीडियो में पढ़ा था कि जो बीजांड वाला पोर्शन होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में। वो बीजांड के जो आवरण होते हैं ये बीज के आवरण बनाते हैं, जिसमें सबसे बाहरी आवरण कहलाता है टेस्टा और अंदर का आवरण कहलाता है टेगमेन। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि फल का निर्माण कैसे हो रहा है। तो जो अंडाशय होता है, ये जो बाहरी सिरा है, ये अंडाशय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से परिवर्तन आ चुके हैं कि अंडाशय फल में कन्वर्ट होता है, बीजांड बीज में कन्वर्ट होता है और बीज के अंदर जो अंड कोशिका होती है वो युग्मक से, नर युग्मक से मिलकर के क्या बनाती है, भ्रूण का निर्माण करती है और भ्रूणपोष भी यहीं पर बनेगा। तो ये संरचना आप लोग समझ चुके थे। अब बीज जो फल बन रहा था उस फल को हम वापस एक क्लियर कर लेते हैं। फल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सत्य फल, सत्य फल, और दूसरा होगा असत्य फल, या इसको हम आभासी फल भी कहेंगे, ठीक है। इसको वास्तविक फल भी कहते हैं और इसको कहते हैं आभासी फल। अच्छा, सत्य फल क्या होते हैं या रियल फ्रूट क्या होते हैं या वास्तविक फल क्या होते हैं, यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से ही होता है, यानी कि जो फ्लावर के अन्य भाग हैं, अन्य संरचनाएं हैं, वो फल निर्माण में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दे रही है, तो वो फल कौन से कहलाएंगे, सत्य या वास्तविक फल कहलाते हैं। आगे बात समझ में। दूसरा आता है असत्य या आभासी फल, यानी कि लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा अन्य संरचनाओं से भी होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि वे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्प की अन्य संरचनाएं भी भाग लेती हैं, ऐसे फल क्या कहलाएंगे, असत्य या आभासी फल कहलाते हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, एक और प्रोसेस हमें ध्यान रखनी है कि अंडाशय फल में कब कन्वर्ट हो रहा है, जब निषेचन हो जाता है, यानी कि जो फल के अंदर की जो संरचना है, जैसे भ्रूण का निर्माण है, बीजांड का बीज में परिवर्तन है, ठीक है, ये संरचनाएं हो जाएंगी, उसके बाद ही जो अंडाशय होगा वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो अंडाशय फल में कन्वर्ट होता है उसके लिए क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज होना जरूरी है कि निषेचन होना जरूरी है, या हम यूं कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो फल बनते हैं वो सब क्या होते हैं, निषेचित अंडाशय से बनते हैं, ठीक है। ये अंडाशय है, जब तक इसका निषेचन नहीं होगा अंदर से तब तक ये फल में कन्वर्ट नहीं होता है। आगे बात समझ में। तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि केले जो होते हैं, अंगूर होते हैं, इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्या प्रोसेस है, यानी कि फल तो बन रहा है लेकिन अंदर बीज नहीं बन रहे हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम। तो यहां पर स्थिति क्या आएगी कि ऐसे फलों को हम नाम देते हैं अनिषेक फल। फल के 2 प्रकार हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अनिषेक फल क्या होते हैं, यानी कि ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन प्रक्रिया के हो, ऐसे फल क्या कहलाएंगे, अनिषेक फल कहलाएंगे। वापस से समझिए इस चीज को। सामान्य फलों में क्या होगा
परागण होगा, परागण के बाद पराग नलिका बनेगी जो कि बीजांड द्वार से होती हुई अंदर की कोशिकाओं को निषेचित करती है। जैसे ही निषेचन हो जाएगा भ्रूण और भ्रूणपोष बन जाता है, ठीक है। जैसे ही वो बनेगा बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंडाशय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि जो अंडाशय है ना वो क्या हो चुका है, निषेचित हो चुका है, और निषेचित होने के बाद ही वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फल में कन्वर्ट हो रहा है। वो तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ऐसे फल भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग अंगूर का ले रहे हैं या केले का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनमें बीजों का निर्माण नहीं देखा जाता। तो ये कैसे बनते हैं, तो ये बिना निषेचन के ही अंडाशय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि निषेचन तो हुआ ही नहीं, तो इसमें भ्रूण और भ्रूणपोष नहीं बनेगा। दूसरी बात, इसमें बीजाणु जो होगा वो बीज में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो ऐसे फलों में फल तो बन जाते हैं लेकिन बीजाणु बीज में नहीं बदल पाता। क्यों? क्योंकि निषेचन नहीं हुआ होता है। तो ऐसे फल क्या कहलाएंगे, अनिषेक फल कहलाएंगे, और ये प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक फलन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये प्रोसेस है अनिषेक फलन की। अच्छा, क्या एक सवाल आता है कि क्या हम लोग कृत्रिम रूप से अनिषेक फल उत्पन्न कर सकते हैं? तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। एक कृत्रिम हार्मोन जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से होते हैं, लेकिन कृत्रिम हार्मोन उनका रूपांतरित रूप बना लिया गया है। तो दो हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं कि अगर इनका छिड़काव पौधों पर कर दिया जाए पुष्प आते समय या उससे पहले, तो ऐसे जो पुष्प होंगे वो बिना निषेचन के ही उनका अंडाशय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे पौधों में या ऐसे फलों में बीज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने इस हार्मोन का छिड़काव करने के बाद उनमें निषेचन की प्रोसेस को बाध्य कर दिया, लेकिन अंडाशय को फल बनाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। तो अंडाशय फल में तो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन बीजाणु से बीज नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। ये पादपों के अंदर जो जैसे पादप ग्रोथ कर रहा है, चाहे वो लंबाई में ग्रोथ करे, पुष्प का आना, पुष्प का झड़ जाना, बीजों का सुषुप्त अवस्था में रहना, ये सब जो कारक होते हैं ना, ये किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ये नियंत्रित होते हैं पादप हार्मोन के द्वारा, ठीक है। 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और इसमें फल जो परिपक्व हार्मोन होता है इथाइलिन, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे केले वगैरह पकाए जाते हैं, ये इथाइलिन का एग्जांपल आएगा। उसमें इथाइलिन या इथराइल जो होता है उससे केले पकाए जाते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये पादपों के अंदर प्राकृतिक रूप से तो होते हैं, लेकिन इनका कृत्रिम रूप भी बना लिया गया है, जिससे हम कृत्रिम रूप से इनका प्रयोग करके पादपों को मनचाहे हिसाब से उनको परिपक्व होने पर बाध्य कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो टॉपिक था हमारा कल का, उसका थोड़ा सा मैटर रह रहा था, तो आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, कौन सा? पीढ़ी एकांतरण क्या चीज है, ठीक है। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक आएगा हमारा पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण क्या है? देखिए, पीढ़ी एकांतरण का सीधा सा मतलब क्या होगा कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का एकांतर क्रम में आना क्या कहलाएगा? पीढ़ी एकांतरण कहलाएगा। यानी कि प्रथम पीढ़ी, उसके बाद क्रम रूप से द्वितीय पीढ़ी आ जाए, ठीक है। तो ये जो क्रम पाया जा रहा है, प्रथम पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना, ये क्या कहलाता है? पीढ़ी एकांतरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना है, क्या है? पीढ़ी एकांतरण है। अच्छा, आवर्त बीजीय पादपों में बात करें तो आवर्त बीजीय पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जैसे हम लोग एंजियोस्पर्म पादप पढ़ते हैं, जो जनरली हम लोग पादप देखते हैं, इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से क्लियर होगा। हालांकि उसको हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए पाया जाता है, अस्पष्ट स्थिति होती है, लेकिन कुछ समय के लिए तो होता है, ठीक है। 2 पीढ़ियां होती हैं इनके अंदर, एक होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी और दूसरी होती है युग्मोद्भिद पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जो होगी इनमें वो होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी, जो कि होती है 2n, है ना।
और इनकी जो द्वितीय पीढ़ी होती है वो होती है युग्मोद्भिद पीढ़ी। अच्छा, यहां पर एक चीज और समझना जरूरी है कि अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण और स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण में डिफरेंस क्या है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का मतलब ये होगा कि कोई भी सजीव जिसके पूरे जीवन काल में दो अवस्थाएं पाई जा रही हैं, वो दो स्टेज पार कर रहा है, लेकिन उनमें से एक अवस्था तो हमें क्लियरली नजर आती है, स्पष्ट रूप से नजर आती है, लेकिन दूसरी जो स्टेज रहेगी, दूसरी जो अवस्था रहती है, वो हमें कम समय के लिए दिखाई देती है, या हम यूं कह सकते हैं कि वो अल्पकालिक होती है। तो इस प्रकार की पीढ़ी एकांतरण को हम क्या नाम देते हैं? अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण। आगे बात समझ में। और स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण क्या होगा कि ऐसा पीढ़ी एकांतरण जिसके अंतर्गत दोनों प्रकार की जो पीढ़ियां हैं वो हमें स्पष्ट रूप से नजर आए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेंढक की बात कर सकते हैं। मेंढक में क्या होगा? मेंढक में जो अंडे होते हैं, उन अंडों से पहले क्या बनते हैं? लार्वा बनते हैं, जिनको हम नाम देते हैं टेडपोल लार्वा। ठीक है। और ये लार्वा मैच्योर होने के बाद क्या बनाते हैं? वयस्क मेंढक बनाते हैं, और वयस्क मेंढक वापस से अंडे देते हैं। ठीक है। तो ये इनके अंदर ये पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल में दो पीढ़ियां नजर आती हैं, और ये दोनों पीढ़ियां स्पष्ट होती हैं। यानी कि अंडे तो नॉर्मल अवस्था स्टेज नहीं मानते हैं, एक अवस्था तो होती है वयस्क अवस्था, ये जो मुख्य पीढ़ी है इसकी, और कुछ समय के लिए बनती है लार्वा अवस्था, लेकिन ये भी क्या होती है? स्पष्ट होती है। यानी कि आप मेंढक को कुछ समय तक उस लार्वा के रूप में देख सकते हैं, फिर वो लार्वा धीरे धीरे अपना रूप चेंज करता है, मैच्योरिटी फॉर्म में आता है, और धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वयस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अस्पष्ट और स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण समझ में आ गया आपको। तो आवर्त बीजीय पादपों में क्या होगा? जनरली हम लोग जो पेड़ पौधे देखते हैं, इनमें क्या होता है कि बीज से पेड़ बनता है, वो पेड़ ग्रोथ करता है, उसके बाद उनमें फिर परागकण बनते हैं। परागकणों में जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं बीजाणु के अंदर, परागकण के अंदर नर युग्मक और बीजाणु के अंदर मादा युग्मक। तो ये जो कुछ समय के लिए अवस्था बनती है ना, ये अवस्था क्या होती है? उनमें अस्पष्ट होती है, उसके बाद वापस से निश्चय हो जाता है। लेकिन इनके अंदर क्या होगा? स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण होगा। बात समझ में आ गई? स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण में क्या हो रहा है कि दोनों जो पीढ़ियां होती हैं वो क्लियर हमें नजर आती हैं, उनके स्टेज को हम लोग क्लियर देख सकते हैं, वो कहलाता है स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आवर्त बीजीय पादपों में पीढ़ी एकांतरण क्या होगा। ठीक है। अब इस प्रोसीजर को समझिए, आपकी दो पीढ़ियां कैसे हो रही हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो बीज होता है, जो सीड होगा, उस बीज को हम लोग क्या करते हैं? मृदा में लगाते हैं। अच्छा, बीज के अंदर जो भ्रूण पाया जा रहा है, जो प्रांकुर और मूलांकुर के रूप में प्ररो मूलतंत्र बनाकर बाहर निकलेगा, वो जो भ्रूण है वो कौन सा है? 2n अवस्था में है। आ रही बात समझ में? क्योंकि भ्रूण का निर्माण किससे हो रहा है? नर और मादा युग्मक के संलयन से हो रहा है। तो जो बीज होगा वो कौन सा होगा? 2n होता है। बात समझ में आ रही है? और 2n अवस्था कौन सी होगी? बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये क्या है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। ठीक है। अच्छा, बीज को जब उगाते हैं, बीज जब अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद इससे क्या होगा? पादप बनते हैं। ठीक है। ये पादप अपनी कायिक वृद्धि पूरी करते हैं। ठीक है। और यहां तक भी सारी कोशिकाएं कौन सी अवस्था में चल रही हैं? 2n अवस्था में चल रही हैं। बात समझ में आ रही है आपको? 2n अवस्था आने के बाद इसका जनन काल आरंभ होता है। जनन काल यानी कि जब पादप अपनी कायिक वृद्धि पूरी कर लेता है, बीज को उगाने से लेकर के वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होने के बाद पादप बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद उसमें क्या होता है? पुष्प का निर्माण होगा। लेकिन वो पुष्प का निर्माण कब होता है? जब पादप पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, जब पादप पूरी तरह से बड़ा हो जाए, उसके बाद ही उसमें पुष्प अवस्था धारण की जाती है। यानी कि उसकी जो ग्रोथ अवस्था है, बीज अंकुरण से लेकर के पूरे पादप की जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, वो तो होती है उसकी कायिक वृद्धि अवस्था, और उसके बाद जाकर के जनन काल आरंभ होता है। ठीक है। तो ये पादप जब कायिक वृद्धि पूरी कर लेगा तो जनन काल आएगा, और जनन काल आने के बाद किसका निर्माण होगा? पुष्प का निर्माण होगा। लेकिन पुष्प के अंदर भी जितनी भी कोशिकाएं फिलहाल वो क्या है? सारी की सारी 2n है।
आगे बात समझ में। उसके बाद क्या होता है, इनके द्वारा पुष्प के अंदर नर और मादा जो पार्ट होते हैं उनका निर्माण होगा। पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग होते हैं, मादा जननांग होंगे। क्लियर। अब नर जननांग में भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप लोगों ने पढ़ लिया नर मादा युग्मोद्भेद, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और इसके मादा जननांग में भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ये यहां पर मेन स्टेज आ जाती है। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा 2n कोशिकाएं कौन सी कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी, n कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मेन कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं क्या होती हैं कि विभाजन करती हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं, फिर उनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से गुरु बीजाणु बनते हैं। तो जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा क्या बनेंगे, नर जननांग में तो लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु, और यहां पर क्या बनता है, गुरु बीजाणु। आ रही बात समझ में। गुरु बीजाणु में क्या होगा, युग्मक बनेंगे, अंड कोशिका, अंड सेल, ये क्या होती है, मादा युग्मक, ये मादा युग्मक है। और लघु बीजाणु से क्या बनते हैं, परागकण, जिनके अंदर नर युग्मक होते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नर युग्मक। परागकण भी एन होगा, अंड कोशिका भी क्या होगी, एन होती है, ठीक है। अब जैसे ही दोनों में संलयन होगा, जैसे ही दोनों में संलयन होता है, वापिस कौन सी अवस्था आ जाएगी, बीज बन जाएगा संलयन होने के बाद, बीजाणु की अवस्था आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है, ये अवस्था, ये तो कौन सी अवस्था है इसकी, युग्मोद्भिद अवस्था है। और बाकी पूरी लाइफ साइकिल में क्या चलता है, बीजाणुविद अवस्था आती है। बात समझ में आ रही है आपको। इस टॉपिक को हम लोग एक बार रैंडमली क्लियर करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं पीढ़ी एकांतरण के बारे में, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। कैसे होगा, पीढ़ी एकांतरण क्या है कि किसी भी जीव के जीवन काल में पाई जाने वाली जो अवस्थाएं हैं या स्टेज हैं, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, पीढ़ी एकांतरण नाम देते हैं, ठीक है। सभी जीवों के अंदर ये अवस्था पाई जाती है, लेकिन किन जीवों में क्या होगा, ये स्पष्ट रूप से नजर आएगी, किन में स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती है, ठीक है। मेंढक का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, उसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण होगा, यानी कि अंडों से लार्वा बनेंगे और वो लार्वा काफी समय तक उसी स्टेज में रहेंगे। तो पहली अवस्था तो वो हो गई, उसके बाद वो लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वयस्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सेकंड अवस्था वो होती है, यानी कि दो अवस्थाएं तो हैं, दो एकांतरण पाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों स्पष्ट हैं। लार्वा भी आप स्पष्ट नजर देख सकते हैं कुछ समय के लिए, और वयस्क भी लंबे समय के लिए पाए जाते हैं। लेकिन आवर्त बीजीय पादपों में क्या होगा कि आवर्त बीजीय पादपों के अंदर जो पीढ़ी एकांतरण होता है वो अस्पष्ट होगा। अब इसको हम एक तो रैंडमली देख रहे हैं कि एंजियोस्पर्म पादप जो होंगे, आवर्त बीजीय पादप जो होंगे, उनके अंदर अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनकी जो मुख्य पीढ़ी होती है वो होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी, ठीक है, जो कि मुख्य समय के लिए रहेगी, लंबे समय के लिए रहेगी। और दूसरी जो पीढ़ी होती है वो होती है युग्मोद्भिद पीढ़ी, जो कम समय के लिए या अल्प समय के लिए रहती है। जो मुख्य पीढ़ी होगी बीजाणुद्भिद पीढ़ी, वो किससे बनती है, बीजों से बनती है, यानी कि बीज जब अंकुरित होगा तब वो पीढ़ी का निर्माण होता है। उस पीढ़ी में स्पष्ट पर्ण, तना, जड़ें और पूरा जो वृक्ष होता है या जो पूरा पादप होगा वो सभी संरचनाओं युक्त होता है, सबसे बेटर माना जाता है। उसके बाद क्या होगा, उस पादप में कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है, यानी कि वो पादप कायिक वृद्धि पूर्ण कर रहा है ना, उसमें कोई प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ अभी, तो वो 2n अवस्था में ही चलता है, यानी कि बीजाणु पीढ़ी ही चल रही है, वो लंबे समय के लिए चलेगी। वो पादप 4 साल 5 साल 6 साल तक लंबे समय तक उसी में ग्रोथ करता रहेगा, तो बीजाणुविद अवस्था होती है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद जब कायिक वृद्धि वो पूरी कर लेता है पादप, तो उसमें फिर जनन काल आरंभ होता है। जनन काल आरंभ होगा तो क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक एरिया होता है वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है, यानी कि रूपांतरण होता है। फ्लावर बनेगा तो फ्लावर की सभी कोशिकाएं भी क्या हैं, 2n है, यानी कि ये भी बीजाणुविद अवस्था ही चल रही है अभी भी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही उनमें मैच्योरिटी आती है, उसके बाद जब लघु बीजाणु गुरु बीजाणु दानी जो होती हैं, उनके अंदर लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बनेंगे, तो वो होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, है ना। हमने पढ़ा था गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन के द्वारा तो क्या होता है, 8 कोशिकाएं बनेंगी जो कि भ्रूणकोश के अंदर पाई जाती हैं।
तो वो जो स्टेज अवस्था है थोड़े समय के लिए जो बनी है वो है युग्मोद्भिद अवस्था। और इधर मेल की हम लोग बात करें तो क्या होगा कि लघु बीजाणु जनन पाया जाएगा, यानी कि इनमें जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु बनाती हैं। और लघु बीजाणु बनाने के बाद उनमें मैच्योरिटी फॉर्म आती है जिससे परागकण बनते हैं। परागकणों के अंदर क्या है, एन अवस्था है, यानी कि जो नरयुग्मक है वो क्या है, हाफ स्टेज में है। प्रोसेस समझ में आ गई। अब क्या होगा कि मेल एंड फीमेल क्या हो गए, युग्मकों का निर्माण हो गया। मादा युग्मक तो क्या है, अंड कोशिका, नरयुग्मक क्या है, परागकण। अब दोनों स्टेज जो है वो समय जो है वो है युग्मोद्भिद पीढ़ी। आ रही बात समझ में, यानी कि इधर अंड कोशिका का बनना और उधर परागकण का बनना ही युग्मोद्भिद पीढ़ी है। लेकिन बहुत जल्द इनमें वापस से क्या हो जाता है, संलयन हो जाएगा, परागण हो जाएगा। परागकण परागकोश से निकलेंगे, वर्तिका पे गिर जाते हैं और निषेचन हो जाता है। जैसे ही निषेचन हुआ, यानी कि नर और मादा युग्मक के मिलने से जैसे ही भ्रूण बना, वापस से कौन सी स्टेज आ जाती है, बीजाणुविद अवस्था आ जाती है। और वापस से वही बीजाणु बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडाशय फल में कन्वर्ट हो जाएगा, फल को हम लोग खा लेते हैं और बीज को वापस से बुआई कर दी जाती है। तो ये जो स्टेज पाई जाती है, ये जो अवस्थाएं पाई जा रही है, हम लोग कह सकते हैं कि जब तक फ्लावर के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक ना बने तब तक पूरा पादप किसमें चलता है, बीजाणुविद अवस्था में चलता है। उसके बाद जब जो परागकण बनते हैं ना, वो अल्पकालिक जो समय होता है वो है युग्मोद्भिद पीढ़ी उसकी, जो पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, बीजाणुविद पीढ़ी पर आश्रित होता है। बात समझ में आ गई। ये आपका टॉपिक था। चैप्टर 3 आप लोगों को कवर हो चुका है यूनिट फर्स्ट में। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, है ना। तो ये चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, परागण प्रोसेस क्या है, निषेचन प्रोसेस क्या है, उसके बाद भ्रूण का विकास क्या होता है, बीजांड से बीज किस प्रकार से बनेगा, अंडाशय से फल किस प्रकार से बनेगा, और पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। परागण के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। परागण प्रोसेस क्या है कि जो परागकण है उनका वर्तिका में गिरना ही परागण कहलाता है। परागण को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण भी 2 भागों में, ठीक है। उसके बाद परपरागण को भी हम लोगों ने एक लैंग्वेज के रूप में क्लियर किया। स्वपरागण के अंदर हम लोगों ने क्या क्या अनुकूलन पढ़े वो चीज क्लियर हो गई। परपरागण में अनुकूलन की युक्तियां पढ़ी हैं वो चीज क्लियर हो गई। निषेचन हम लोगों ने पढ़ा, निषेचन में कौन कौन सी स्टेज आती है वो चीज क्लियर हो गई। उसके बाद भ्रूण किस प्रकार से बनेगा, निषेचन के बाद क्या उसका भविष्य होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। भ्रूण कोश किस प्रकार से बनेगा वो पढ़ लिया। बीजांड से बीज कन्वर्ट होगा तो कौन कौन संरचनाएं कन्वर्ट होती है, कौन कौन सी रह जाती हैं वो हमने देख लिया। परिभ्रूण कोश हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद निषेचन की प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद अंडाशय से फल किस प्रकार से बनेगा, सत्य असत्य फल क्या होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। और एटलीस्ट पीढ़ी एकांतरण क्या होगा वो चीज भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं पर कवर होता है।